तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर आपका है ऐतिहासिक स्मारक क्लास 5 का यह 5 चैप्टर है। जो ईवीएस हम पढ़ रहे हैं उसको आज हम कर रहे हैं कोशिश कि ख़त्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर हम जो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका शुरू करेंगे डायरेक्ट। लिखा गया कि छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने के लिए गए। ठीक है, नालंदा। सना ने शिक्षक से पूछा, निम्न बातों को आपने अपनी डायरी में नोट किया था। जो सना ने अपने शिक्षक से पूछा था वो सारी बातें उसने नोट किया। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सम्राट गुप्त जो है, यहाँ पर आपको याद रखना है, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई। यह भी याद रखना है कि कब की गई, 5वीं शताब्दी में। किसने करवाया? कुमार गुप्त ने करवाया। क्या करवाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो अभी नालंदा खंडहर इसको आप कहते हैं। तो ये पहला जो है आवासीय विश्वविद्यालय था, प्रथम जो है संसार का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहाँ पर रहकर लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। किसने इसको मनवाया? तो कुमार गुप्त, गुप्त वंश के जो है ये शासक थे। ये 5वीं शताब्दी में तैयार की गई है। अगला है कि जरतार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना कि इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 टीचर थे, मतलब 2,000 जो है शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया, जहाँ पर कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट लिखा। यहाँ लिखा कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। कब से कब? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, मतलब 700 कुछ से लेकर 1100 कुछ तक जो है इसका कह सकते हैं। और अगला है कि चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए। कौन थे? तो चीनी यात्री हुएनसांग थे, पढ़े भी और पढ़ाए भी। याद रखना है कौन यात्री आता है नालंदा विश्वविद्यालय, तो हुएनसांग आता है। और 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्वविद्यालय मतलब इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। और कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो जाता है। कौन करता है ये भी तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, गाइड ने बताया कि इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन काल का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें अलग अलग जो है आपको 8 अलग अलग प्रांगण, कितने हैं? 8 हैं। सारे पॉइंट याद रखना है आपको। 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र था। 10 मंदिर, 8 अलग अलग प्रांगण और ध्यान केंद्र। कब होता है शुरू से अंत इसका? तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ये उत्कर्ष काल था। बनता कब है? 5वीं शताब्दी में। कौन बनाता है? कुमार गुप्त बनाता है, गुप्त वंश का शासक था। और जो है यहाँ पर सबसे पहला ये जो है आवासीय विश्वविद्यालय था, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर आगे चलेंगे। लिखा गया है कि पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता है। जो पुस्तकालय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? धर्मगंज कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। जो 9 मंजिला इमारत में स्थित था, इसमें 3 पुस्तकालय थे। कितने थे? 3 पुस्तकालय। 9 मंजिला इमारत में पुस्तकालय था और इसमें 3 पुस्तकालय था। क्या था? रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर। 3 पुस्तकालय। किम्मा महल में, नम्मा महल में को क्या नाम कहलाता था पुस्तकालय का? धर्मगंज। कौन कौन से? 3। रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर। ये 3 पुस्तकालय याद रखिएगा। चलिए आगे है कि जरतार, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में जो है चर्चा की। और इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे। क्या होते थे? प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। जो यहीं पर परीक्षा होगी, माना अगर फेल हुआ तो नहीं प्रवेश, पास हुआ तो प्रवेश।
तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन से आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों के देखरेख में यह चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम, तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है। यह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नालंदा में। कहाँ पर है, तो नालंदा में है। आगे है, इस विद्यालय में कहाँ कहाँ के छात्र आते थे, तो ये छात्र जापान, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की से यहाँ पर जो है छात्र आते थे। विश्वविद्यालय के भवन कैसे हैं, तो यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा कि विश्वविद्यालय के जो भवन हैं प्राचीन कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो है चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और मुख्य द्वार जो है शानदार। इसमें 8 जो है अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर था जिसमें ध्यान केंद्र होता था और 4 जो है बाहर विद्यार्थी को इंटरव्यू लेने के लिए बैठते थे। यहाँ पर इसके पुस्तकालय के बारे में बताइए, तो पुस्तकालय के बारे में तो बताया ना। और यह जो होता है पुस्तकालय को क्या कहते हैं, धर्मगंज कहते हैं। कितना मंजिल पर, तो 9वीं मंजिल पर। इमारत 9वीं मंजिल की इमारत में ये पुस्तकालय, पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, धर्मगंज कहा जाता है। और 3 यहाँ पर जो है इसमें 3 पुस्तकालय थे। एक था रत्नदि, रत्नरंजक और रत्न सागर। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए आगे चलेंगे, जो पूछा जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली, तो यहाँ पर देखें ना, कोई गाइड बताया, पुरातत्व जो है पुस्तक पढ़े गए, शिलापट में जो लिखी गई बातें हैं, और पिताजी भी बात जो है चर्चा कर रहे थे, शिक्षक भी चर्चा की थी। अगला है कि जानकारी के स्रोत में क्या क्या हो सकते हैं, अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा करिए। तो आपने यहाँ पर अभी पढ़ा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे बोर्ड और भारतीय पुरातत्व जो है संरक्षक द्वारा जो है लिखी पुस्तक और 5वीं शताब्दी की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, शिक्षाविद के द्वारा जो है अर्जित ज्ञान, ये सारी बातें हो सकते हैं। यहाँ पर अब जो है सही गलत आपको बताना है कि इन स्रोतों की जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे, सही विकल्प आप लगाइएगा। सिर्फ लिख लेंगे, आप बताइएगा कि सिर्फ उसको लिख लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं, आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे भी, उसको जो है चर्चा भी करेंगे, लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और चर्चा भी करेंगे। अगला है कि सिर्फ जो है पढ़ लेंगे, नहीं, पढ़ नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ जो है क्या करेंगे, अपने लोगों, अपने जो है सहपाठियों, अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। और जो है लिखा गया है कि ये सारे जो हैं आपको हम बता रहे हैं, पहले पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और चर्चा करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखेंगे, चर्चा करेंगे, ये सारे पॉइंट सही हैं। और है कि पढ़कर चर्चा करेंगे फिर मगर लिखेंगे नहीं, ये तो गलत है। पढ़कर चर्चा करेंगे, लिखेंगे नहीं। लिखिएगा तो थोड़ा आपको ध्यान होगा, कहीं भूलिएगा तो आप जो है उसको फिर से देख सकते हैं उल्टा के। उपयुक्त में से कौन कौन से विकल्प जो है चुना और क्यों चुना, यहाँ पर बता सकते हैं कौन कौन से चुना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सही दिशा निर्देश देगा वही तो चुन सकते हैं। जो सही दिशा निर्देश नहीं देगा वो कैसे आप चुनिएगा, ये सही बात है क्या। चलिए अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर बिहार के स्मारक को हम पढ़ेंगे। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से बड़ा है, चाहे मगध की राजधानी गिरिवर्ज जो कि राजगीर कहते हैं, इसको पुराना नाम भी पूछ देता है। गिरिवर्ज का जो है नया नाम क्या है, राजगीर का पुराना नाम क्या है, तो गिरिवर्ज। और पाटलिपुत्र का जो वर्तमान क्या नाम है, तो पटना है। किसने पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया था, ये सारी बातें आपने पढ़े हैं, उदयन था। चलिए आगे चलेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है, तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली है। भगवान महावीर की जन्मस्थली क्या है, तो वैशाली है, जो आप जानते हैं पटना के बगल में है। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है और सूफी संतों का भी केंद्र यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का भी राज्य रहा है। उसने जन कल्याणकारी संदेशों के अनेक जो है
संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनाए जो आज भी नंदनगढ़, लोरिया या कोल्हापुर में देखा जा सकता है। जो अशोक स्तंभ है कहाँ पर है? नंदनगढ़, लोरिया या कोल्हुआ में देखा जा सकता है। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो केसरिया। कहाँ है केसरिया? तो मोतिहारी में। ये देख सकते हैं, ये मोतिहारी का दृश्य और वैशाली का ये स्तूप है और ये अशोक स्तंभ है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि पटना संग्रहालय क्या है? दर्शनीय है। पटना का गोलघर अद्वितीय है और गोलघर के अंदर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा जो है दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। गोलघर के ऊपर चढ़ जाइए, आपको बढ़िया से दिखाई सब कुछ देंगे। ये देखिए औरंगाबाद का जो है औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जो है जल मंदिर अद्भुत है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। और ये क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी में भी है। तो ये जो है देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, ये क्वेश्चन देख लेंगे आप और देखेंगे कि इन स्मारकों की वजह से हमें गर्व है। अब देखिए आपको क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन। बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में बताइए। अभी तुरंत हमने इन सारे बातों को पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है और जो है अंतिम ये गुरु थे और सूफी संतों का केंद्र भी है। प्राचीन काल के सम्राट अशोक का राज भी रहा है। जन कल्याणकारी के लिए जो है संदेशों के साथ जो है अनेक स्तंभ भी बनवाए गए। आज भी आपको नंदनगढ़, लोरिया और कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। कोल्हुआ और जो है इसके अलावा पटना में गोलघर संग्रहालय, ये सब बातें आप बताइएंगे। अब अगला है कि आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा है तो इसके बारे में बताइए। तो आप भी जो है जाते होंगे टूर करने के लिए, आप जो है पटना गोलघर गए हैं, ये अद्वितीय है। यहाँ से आप गांधी मैदान देख सकते हैं, गांधी मैदान जो है और पटना का जो है गंगा मैदान, जो गंगा का मैदान भी है, गंगा दर्शन भी हो जाएगा आपको वहाँ से। जब गांधी मैदान के पास में क्या, गांधी मैदान के ही पास में आपको गोलघर है, वहाँ से पर चढ़िए और गांधी मैदान के दृश्य को अच्छे से देखिए, टूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ और यहाँ पर बताना है कि कौन सा अभी ऊपर में सब कुछ हमने पढ़ा है, तो ऊपर की बातों को सिर्फ यहाँ पर आपको बताना है। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा में। और जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में। और क्या है? और है गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। और मलिक बाया का जो मकबरा है वो कहाँ है? केसरिया में। ये याद रखना है, मलिक बाया का यहाँ पर नहीं था, हमने बता दिया। चलिए अब अगला है कि अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। सम्राट अशोक क्या था? प्राचीन काल का जो है सम्राट अशोक जो देखते हैं प्राचीन काल में, सम्राट अशोक का नाम आपको देखने को मतलब सुनने को मिलता है। और यह जो अशोक स्तंभ बनाए हैं, आज भी आपको जो बहुत सारे स्तंभ उसने बनाए, जो कि अभी कहाँ मिलता है? नंदनगढ़, लोरिया में मिलता है और कोल्हुआ में आपको देखने को मिलता है। अब अगला है कि ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है? शिक्षक से चर्चा करिए। तो आप क्या करेंगे? तो रख रखाव पर हम पूरा ध्यान देंगे। संरक्षण, टूटे फूटे चीज़ों को मरम्मत करवाएंगे और जो संरक्षित दीवार है उसकी रंगाई पुताई जो करना है वो जैसे कि उस बचा रह सके उसके लिए बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे। आसपास के पुण्य जो है हम सफाई सुथरा करेंगे और ऐसा भी देखेंगे कि अगर कोई क्षतिग्रस्त मतलब हो सकता है तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। नियम कानून जो है बनाए जाते हैं। अपने जो है आपके आसपास किसी भी स्मारक या पुराने भवन के बारे में निम्नलिखित जो है प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा देंगे। वह भवन या स्मारक बना है तो आपके बगल में क्या बनता है? भवन बनता है, स्मारक थोड़ी बनता है। लिखा गया कि आपके आसपास किसी भी स्मारक या पुराने या नए भवन के बारे में लिखित प्रश्नों पर आधार पर जो है यहाँ पर चर्चा। तो यहाँ पर भवन या स्मारक कब बना, यहाँ पर भवन और स्मारक कब बना है ये आप बता सकते हैं। जैसे कि हमारा जो प्राचीन नालंदा है,
जो कि क्या है, अब खंडहर हो गया, खंडहर उसको कहते हैं। ये कब बना था, तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। और दूसरा है कि उसे किसने बनवाया, तो ये कुमारगुप्त के संरक्षण में बनवाया गया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय की, आपको याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने वाला कौन, तो गुप्त सम्राट का जो है कुमारगुप्त था, वो इसको बनवाया। तीसरा है कि किन किन सामग्रियों से बना हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सामग्री पूछा जाता है। तो सामग्री याद रखिएगा कि ईंट पत्थर से बना है, और इसमें जो है सुर्खी लगा है, सीमेंट की जगह जो है सुर्खी लगा है, चूना, उड़द की दाल, छोवा, गोंद, ये सब सारे जो है इस्तेमाल इसमें किए गए हैं। वह भवन या स्मारक किस उद्देश्य से बनाया गया, तो ये जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर छात्र पढ़ते थे। पहला विश्व का आवासीय जो है ये विश्वविद्यालय था। यहाँ पर कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की लोग आकर पढ़ते थे, पढ़ाते थे। ये याद रखना, हेन स्वांग जो है यहाँ पर आया था पढ़ने और पढ़ाया भी था। तो ये देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखिए लिखा गया, हमने जो बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और उस समय सीमेंट की जगह क्या लगता था, तो सुर्खी लगा, और चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तुरंत अगले चैप्टर में।